और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कल शिमला में सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी डटे रहे। यहां अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे और इस मामले में सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई। हालांकि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर जल्द फाइनल रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया है। रात 9 बजे तक ये अभ्यर्थी सचिवालय के बाहर डटे रहे। ये चाहते थे कि सीएम से इनकी मुलाकात हो और सीएम इनसे वादा करें कि कब तक फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और इसी वजह से कल शिमला में सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी डटे रहे। अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे और इस मामले में सीएम से मिलना चाहते थे। हालांकि सीएम से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इनकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई और उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि जल्द रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का काम किया जाएगा और उन्होंने एक तरह से भरोसा भी दिलाया है। करके आए हैं यहाँ पे, बच्चे भी छोड़े हैं, बच्चों के पेपर भी लगे हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो सर इसलिए नहीं आ रहे हैं, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें हक चाहिए अपना, जो हमने मेहनत की है दिन रात। और हम किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं। हमने ना तो किसी को पैसे दिए हैं और ना किसी से लिए हैं और ना हमने नकल की है और ना हमने की है। हम जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है या गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। पेपर खरीदे बेचे गए थे, किसी भी सरकार ने बेचे हैं खरीदे हैं, सब सरकारों में होता है ये, ठीक है। उसमें हमारी गलती है, हमने तो नहीं अधिकारी वहाँ पे वो किए पोस्ट किए थे, अपॉइंट तो इन्होंने किए थे ना, उन्हीं की गलती है। सरकार की नाकामियों को हम क्यों भुगते? हमें सजा हमें मिल रही है, ना सरकार को ना उन दोषियों को। सरकार किसको मिल रही है, सजा किसको मिल रही है? जो पढ़ लिख के टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं उनको मिल रही है। अगर आज रिजल्ट सर नहीं हमें रिटर्न में देते हैं तो हम यही बैठे रहेंगे सर, चाहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अगर सर बोलते हैं कि विजिलेंस की रिपोर्ट नहीं आई तो सर कौन लेगा वो रिपोर्ट? वो तो सर का दायित्व बनता है कि 6 महीने हो चुके हैं, विजिलेंस की रिपोर्ट भी सर मंगवाएं। हम बैठते हैं यहाँ पे 2 दिन 4 दिन, सर बोल लें कितना टाइम लेंगे सर, उसके बाद सर हमारा 1 महीने के अंदर रिजल्ट करें अनाउंस। तो सचिवालय के बाहर ये अभ्यर्थी डटे रहे और इनकी मांग यही थी कि जल्द फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए और इस पर और अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार हम बात कर रहे थे कि एक और पेपर लीक का मामला सामने आया और इस बीच कल शिमला में सचिवालय के बाहर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जुटे थे और वो मांग कर रहे थे कि फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द एक तरह से निकाला जाए ताकि उनका जो भविष्य है वो एक तरह से सुरक्षित हो सके। बिल्कुल अबू, पोस्ट कोड 980 का ये पूरा मामला है। ड्राइंग टीचर की भर्ती होनी थी, 318 के करीब पद ये रिक्त थे और लेकिन कल सुबह ये अभ्यर्थी पहुंच गए थे करीब 9:30 बजे सचिवालय के बाहर। सभी अभ्यर्थी पहुंच गए थे और रात को 9 बजे तक इंतज़ार करते रहे कि मुख्यमंत्री आएंगे और उनसे मुलाकात होगी, लेकिन ना मुख्यमंत्री सचिवालय पहुँचे और ना इनसे मुलाकात हो पाई। इसी बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ज़रूर अभ्यर्थियों के पास आए। पहले दिन में आए, करीब 6 बजे के करीब शिक्षा मंत्री इनके पास पहुंचे और फिर इनको भरोसा दिलाया कि जल्द इनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं, इसीलिए प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से शिमला पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद रोहित ठाकुर चले गए दोबारा से और फिर अभ्यर्थी वहीं डटे रहे सचिवालय के बाहर और करीब रात 9 बजे एक बार फिर शिक्षा मंत्री बाहर आए। फिर उन्होंने कुछ 4 से 5 प्रतिनिधि जो अभ्यर्थियों के थे उनको अपने साथ ले गए और उनकी बात फ़ोन पर मुख्यमंत्री से करवाई और मुख्यमंत्री ने भी वही आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया कि जल्द आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, आप घर चले जाइए। तो ऐसे में फिर रात 9 बजे तक ये अभ्यर्थी सचिवालय के बाहर डटे रहे, लेकिन इनकी ना मुलाकात मुख्यमंत्री से हो पाई, ना ही कोई ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से इनको मिला, जिसको लेकर जिसकी डिमांड को लेकर ये सचिवालय पहुंचे थे कि कोई रिटर्न अगर इनको आश्वासन मिल जाता या फिर कोई समय अवधि तय हो जाती कि इतने समय के अंदर रिजल्ट इनका निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें नहीं हुई, ना ही मुख्यमंत्री इनसे मिले और ना ही इनको कोई बड़ा आश्वासन मिला। हाँ, ये बात ज़रूर कही कि अभ्यर्थियों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि वही रटा
रटाया जवाब हर बार मिलता है कि जल्द ही आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और अड़चनों की बात सरकार की तरफ से कही जाती है कि कि अभी विजिलेंस की रिपोर्ट आनी है, अभी ये मामला होगा, अभी वो मामला होगा। तो ऐसे में ज़रूर दुखी अभ्यर्थी थे क्योंकि 6 महीने से अधिक समय हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आउट होना है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, प्रोसेस क्लियर हो चुकी है। और जहां तक पेपर लीक की बात है तो इन अभ्यर्थियों का ये कहना था कि जिन लोगों ने पेपर लीक किए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी सज़ा उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने पढ़ लिख कर पेपर दिए हैं, पेपर क्लियर किए हैं और फिर अब लंबे समय से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बेरोजगार बड़ी संख्या में ये सचिवालय पहुंचे थे और सुबह से शाम तक ये सचिवालय के बाहर डटे रहे। जी अबू। बिल्कुल राजेंद्र, एक तरफ अभ्यर्थी इस उम्मीद के साथ एग्ज़ाम लिखते हैं कि एग्ज़ाम में पास होंगे, उन्हें नौकरी मिलेगी और उनका भविष्य एक तरह से सुरक्षित होगा, लेकिन एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट का इंतज़ार होता रहता है। और इसी बीच में अक्सर ये देखा गया कि अब एक सिलसिला चल पड़ा है पेपर लीक का, कि एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक का मामला एक तरह से सामने आ जाता है। तो ऐसे में जो ये अभ्यर्थी सचिवालय में जुटे थे, जो फाइनल रिजल्ट देने की मांग कर रहे हैं, इन्हें भी कहीं ना कहीं एक तरह से डर सता रहा होगा कि जल्दी से इनका रिजल्ट आ जाए और इनके जो भी नतीजा हो इनके हाथ में हो, कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले कोई दूसरा मामला सामने आ जाए। बिल्कुल अबू, लगातार पेपर लीक की खबरें अब हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की निकलकर सामने आ रही हैं। जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है और तब से लेकर अब तक 7 FIR इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं और पिछले कल ही एक और FIR हुई जिसमें JOAIT का पेपर लीक पाया गया और 10 लोगों के खिलाफ इसमें भी FIR दर्ज हुई है। तो ऐसे में लगातार जैसे जैसे पुराने पेपर खंगाले जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चली है, जो विजिलेंस की SIT बनाई गई है उसकी जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में ये भी अब बड़ी चुनौती बना है प्रदेश सरकार के समक्ष, जहां इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाना भी ज़रूरी है और दोषियों को सज़ा मिलना ज़रूरी है ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन अब इस पूरे पेपर लीक मामले में अब एक बात और गौर करने वाली है कि कितने कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, जिन्होंने पेपर खरीदे हैं। ये बड़ा सवाल है कि अब तक कितने ऐसे कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं। ये ज़रूर है कि पेपर लीक जिन अधिकारियों ने करवाए उनके नामजद FIR है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर खरीदे हैं और उनके खिलाफ कितनी FIR दर्ज हैं, ये बड़ा विषय अब बनकर सामने आ रहा है। क्योंकि अब मुख्य रूप से दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदे हैं और परीक्षाएं दी हैं। तो ऐसे में अभी तक SIT ने ऐसे कितने लोगों को पकड़ा है जिन्होंने पेपरों की खरीद की है, क्योंकि अगर ये लोग पकड़े जाएंगे उसके बाद फिर सही दोषियों का पता चल पाएगा। और ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब पर लग गए हैं, पेपर खरीद कर, पेपर लीक करवा के जो जॉब पर लग गए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और उन लोगों का क्या करेंगे, क्या उनको प्रदेश सरकार निकालेगी, इसके बारे में भी अभी तक कोई अधिक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन जो पेपर लीक नहीं हैं उनका क्या होने वाला है, क्या कितनी जल्दी उनके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, कितनी जल्दी उनको ज्वाइनिंग दी जाती है, क्योंकि करीब 6 महीने का समय प्रदेश सरकार को बने हुए हो गया है, सुक्खू सरकार को सत्ता में आए हुए हो गया है। तो ऐसे में अभी तक कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये बड़ा चैलेंज है। हालांकि पिछले दिनों एक रिजल्ट ज़रूर सबॉर्डिनेट HP पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया है, अब उनको ज्वाइनिंग का इंतजार वो प्रत्याशी कर रहे हैं। लेकिन बाकी मामलों का क्या होगा, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है और ऐसे में कब तक नया चयन आयोग बनता है और क्या जो बर्डन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर पड़ा है क्लास 3 की भर्तियों का, क्लास 2 की कुछ एक भर्तियों का, क्या उसको वो झेल पाएंगे, क्या वो तय समय में एग्ज़ाम करवा पाएंगे या रिजल्ट निकाल पाएंगे, ये भी बड़ी चुनौती हुई है। और प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस ही शेष बची हुई है। तो अब ये बड़ा सवाल प्रदेश सरकार के समक्ष, आज कैबिनेट की बैठक है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस विषय के ऊपर भी चर्चा होगी और जो केवल रिजल्ट निकालने शेष हैं उनको सरकार जल्द से जल्द वो रिजल्ट निकालेगी। और जो बेरोजगार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, जिन्होंने बिल्कुल राजेंद्र, अब दो चीजें कि सरकार के सामने एक चैलेंज है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ
सामने एक तरह से बहुत बड़ी परेशानी है जिस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी भरोसा दिलाया है और सीएम ने भी इन अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जो फाइनल रिजल्ट है वो एक तरह से जारी किए जाए। तो क्या उम्मीद की जाए? जो समीकरण अभी बन रहे हैं या जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में जो भरोसा दिलाया गया उस पर क्या उम्मीद की जा सकती है? अब दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली ये कि नियम क्या कहते हैं, अब क्या पब्लिक सर्विस कमीशन किन नियमों के तहत ये रिज़ल्ट निकालेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा किन किन स्टेजेस में, क्योंकि अलग अलग परीक्षाएं हैं, अलग अलग स्टेजेस पे उनके रिज़ल्ट फंसे हैं। कुछ एक के रिटन एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके सिर्फ अब डॉक्यूमेंटेशन उनकी होनी है और कुछ एक की डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई है, उनके रिज़ल्ट निकलने हैं। तो ऐसे में पूरा रिकॉर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन को अपने पास चाहिए अगर उनको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब वहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया गया है, वहाँ से अब कर्मचारियों की को भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया जाएगा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कर्मचारियों के ऊपर अब एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है, क्योंकि एक प्रोसेस वो है जो वो कंटिन्यू उनका रूटीन काम है, चाहे वो अलाइड सर्विसेज हो या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हो, उनको कंडक्ट करवाने की एक जिम्मेदारी रहती है। और अब क्या क्लास 2 और क्लास 3 की भर्तियां करवाने के लिए और जो पूरी प्रोसेस फंसी हुई है उसको कंप्लीट करने का स्टाफ उनके पास मौजूद है। और इसके अलावा समय की भी काफ़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि एक बॉडी है वो एक समय में एक ही एग्ज़ाम करवा पाएगी। तो ऐसे में क्या अगला एग्ज़ाम कितनी जल्दी करवा पाते हैं, तो कई चुनौतियाँ और लीगल अड़चनें काफ़ी इस पूरे मामले में रहती है। और प्रदेश सरकार की इंटेंशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, सरकार कितनी सीरियसली इन सब चीज़ों को लेती है, क्या इन्वेस्टिगेशन की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है या फिर नए रिक्रूटमेंट तक की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 6 महीने में रिक्रूटमेंट सरकार नहीं कर पाई है प्रदेश सरकार। तो अब सरकार किस तरह से इस इशू को हैंडल करती है, अब क्या इसमें आगे रिजल्ट निकाला जाता है, ये बड़ी चुनौती रहेगा। क्योंकि आज कैबिनेट बैठक भी है, उम्मीद लगाई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में भी इस विषय के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार अब उग्र प्रदर्शन धीरे धीरे होते जा रहे हैं। आज रैंक टीचर वाले पहुंचे हैं, JOIT लगातार अपनी डिमांड रख रहे हैं, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी अपनी डिमांड रख रहे हैं और बेरोजगार लगातार उम्मीद, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वायदे किए थे बेरोजगारों से कि इतने लाख भर्तियां अब सत्ता में आने के 1 वर्ष के अंदर करेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे। तो ऐसे में वो उसको फुलफिल करना भी बड़ी चुनौती है। और चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की बात हो या फिर PWD विभाग की बात हो, लगातार वैकेंसियां इन डिपार्टमेंट्स में बढ़ती जा रही हैं। तो उनको कैसे ओवरकम करेंगे? आउटसोर्स को एक तरह से बंद वर्तमान सरकार ने कर दिया है, तो अब फुलफिल कहाँ से जो रिक्वायरमेंट है कर्मचारियों की वो होगी। ऐसे में बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष भी है, लेकिन देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाती है, क्योंकि कर्मचारियों की ज़रूरत डिपार्टमेंट्स में है और रिजल्ट लगातार फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब इस पर राजेंद्र एक तरह से देखना होगा कि सरकार के सामने ये एक बड़ा चैलेंज तो है ही है कि सरकार अब इससे किस तरह से निपटती है और किस तरह से आने वाले दिनों में जिस तरह से विद्यार्थियों को और अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया गया है, तो इस भरोसे पर किस तरह से ये अभ्यर्थी कायम रहते हैं और ये वादा जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट दिए जाएंगे, तो इसमें कितनी तेजी सरकार दिखाती है ये देखना भी बहुत अहम होगा। बिल्कुल राजेंद्र हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि शिमला से बड़ी खबर है, जहां पर शिक्षा मंत्रालय की NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी की गई है और रैंकिंग में IIT मंडी को 73वां स्थान मिला है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT मंडी को 73वां स्थान मिला है। 100 संस्थानों में हिमाचल का ये इकलौता संस्थान है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को 158वां रैंक मिला है। निजी विश्वविद्यालय शुल्नी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस को 139वां रैंक मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि NIRF की जो रैंकिंग है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई और इस रैंकिंग में IIT मंडी को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, NIRF की यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग आई है, इसमें अगर देखा जाए तो हिमाचल की
एक लौती जो यूनिवर्सिटी है यानी आईआईटी मंडी की अगर बात करें तो एक लौती 100 यूनिवर्सिटियों में अकेली आई है और उसका भी अगर रैंक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत नीचे 73वां स्थान उसे मिला है। बिल्कुल अबू, ये अब संतोषजनक नहीं है क्योंकि इससे पिछली जब रैंकिंग आई थी तो उसमें आईआईटी मंडी का इससे बेहतर प्रदर्शन था। और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का और कोई भी संस्थान अब इस बेहतर रैंकिंग में नहीं पहुंच पाया है, टॉप 100 में नहीं पहुंच पाया है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि एनआईटी हमीरपुर अच्छी रैंकिंग में आएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की उम्मीद थी कि कम से कम टॉप 200 में तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय होगा, लेकिन वहाँ भी नहीं है। कुछ सुधार ज़रूर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वहाँ उसके प्रदर्शन में हुआ है, लेकिन वो बेहतरीन सुधार नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में आप जिस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल एजुकेशन हो, क्योंकि पिछले दिनों जब प्राइमरी एजुकेशन की रैंकिंग भी जारी हुई थी तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश में लगातार गिरावट सामने आई थी। और अब जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी हुई तो इसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। एनआईटी मंडी की तरफ से ज़रूर प्रदर्शन बेहतर हुआ है, लेकिन पिछली कंपैरिजन में, पिछली रैंकिंग के कंपैरिजन में गिरावट उनके प्रदर्शन में आई है। अब इसके अलावा जो अन्य संस्थान है जहाँ से उम्मीद लगाई जा रही थी, पुराने संस्थान हिमाचल प्रदेश में है कि वहाँ बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो हमीरपुर की बात हो या फिर एचपी यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर अन्य जो स्वायत्त संस्थान भी हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वहाँ उनकी रैंकिंग में भी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह अब ये रैंकिंग शो कर रही है और चिंताजनक बात भी है, क्योंकि लगातार ये सवाल भी अलग अलग संस्थानों की तरफ से, अलग अलग रिसर्चर्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। और अब ये प्रत्यक्ष उदाहरण समक्ष आ गया है कि किस प्रकार से गिरावट हिमाचल प्रदेश में हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें इस रैंकिंग के माध्यम से जो झलक रहा है वो लगातार हो रही है। तो ऐसे में चाहे वो फिर स्टाफ की कमी हो या फिर अन्य दिक्कतें हो, अगर हमीरपुर की हम बात करें, एनआईटी हमीरपुर की, तो वहाँ भर्तियों को लेकर विवाद लंबे समय तक चला रहा है, तो हो सकता है कि उसका असर भी रैंकिंग के ऊपर पड़ा हुआ हो। तो ऐसे में तमाम चीज़ें हैं जिनको सुधार अब करना होगा प्रदेश के संस्थानों को और फिर बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण अब आज के समय में हो जाती है। तो ऐसे में बिल्कुल राजेंद्र, और नई सरकार जब सुक्खू सरकार आई है तो उसने भी फोकस किया था कि स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की बात करें और खासतौर से हायर एजुकेशन में या जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें भी क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी देखने को मिली थी, और उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा और इसे अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस रैंकिंग में तो वो चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह इत्मीनान की बात है कि 100 संस्थानों में से 73वां जो स्थान है वो आईआईटी मंडी को जरूर यहां पर प्राप्त हुआ है। लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि क्या सरकार आगे क्वालिटी एजुकेशन को लेकर किस तरह के कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस पर जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओएस अहमद ने आईडीसीएफ का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के सीएमओ डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जम्मू दौरे पर हैं और ये उनके जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। अमरनाथ श्राइन रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे और सिदरा में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। तो आज जम्मू दौरे का उनका दूसरा दिन है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जम्मू पहुंचे हैं, जहां पर आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सिदरा में कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, जहां पर अमरनाथ श्राइन रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना है और कई अहम प्रोग्राम हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री आज मुलाकात करेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि 100 महिलाओं ने और मुगल रोड की बात करते हैं, जहां यातायात के लिए इसे बहाल किया गया है। मुगल रोड पर यातायात अस्थायी तौर पर बहाल हुई है। लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 8 दिनों से यह रोड बंद था। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तरक्की का नया दौर जारी है। उन्होंने मोदी हुकूमत के 9 साल में वो तरक्की करके दिखाई जो कई दहाइयों में नहीं हो सकी थी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से इंटरव्यू के दौरान मरकजी वजीर ने ये बातें कही। 9 वर्ष पहले मई 2014 में मोदी जी ने दायित्व संभाला था। तो आप ये देखिए कि उस समय जो विकास का कार्य आपने देखा था 1947 से लेकर 2014 तक, और 2014 के बाद जो काम हुआ, तो मेरी आपको सबमिशन है कि ये 9 साल में सिर्फ आंकड़े ही नहीं, जो डोमेस्टिक मैं बताऊंगा आपको कि यहां सबसे बड़ा रोड टनल बन गया यहां पे, या इतने करोड़ 12-14 करोड़ शौचालय बन गए, या प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को जोड़ के 3 करोड़ आवास दिए गए। हम दुनिया में 5th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम हमारा बनाया गया, अब 3रे नंबर पे हम जाने वाले, और फिर 2रे नंबर पे हमारा सिविल एविएशन ग्रो कर रहा है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। एक मैं ओवरऑल आपको फिगर देता हूं कि जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटाने के बाद जिस गति से विकास का कार्य बढ़ा है एक, और हम विश्व में 2014 में जब हम 10वें स्थान पे थे हमारी अर्थव्यवस्था, हम वहां से चलते चलते 5वें स्थान पे आ गए। और इस समय हमारी 3.83 करोड़ की 3.83 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है। हमारे से जो आगे इकोनॉमीज हैं जर्मनी और जापान 4.3 ट्रिलियन US डॉलर्स, हम उनसे आगे निकलने वाले बहुत जल्दी। तो कहां हम 1947 में 190 साल की अंग्रेजों की हुकूमत के बाद हम दुनिया में 25% GDP कंट्रीब्यूट करने वाली इकोनॉमी 1750 में गिरते गिरते सिंगल डिजिट पे आ गई थी। और अभी मोदी जी ने यह कहा कि उनका ये संकल्प है कि अमृत काल जब हम 100 वर्ष हो जाएगा देश का एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, हम एक विकसित देश हों, और साथ में सिर्फ विकसित देश ही नहीं, जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट उसको हटाया जाए। तो उसके कई एक्सप्रेशंस हैं। मैं समझता हूं नया पार्लियामेंट, कर्तव्य पथ, और देश भर में इस समय ठीक है हमारे चैलेंजेस भी हैं, और जब कोई दुर्घटना होती है तो हमें यह महसूस होता है कि हमें जैसे हम तरक्की कर रहे हैं तो हमें कुछ और चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। पर मैं समझता हूं ये जो 9 साल के हम कार्यों में मेरा सौभाग्य है कि मुझे जम्मू आने का मौका मिला, पर जहां पे भी बात की है बहुत वाइड स्प्रेड एक्नॉलेजमेंट है, वाइड स्प्रेड एक्नॉलेजमेंट है कि जोरों से विकास का काम हुआ है। अब जब मैं कहता हूं कि 9 साल में जबरदस्त काम हुआ है, मैं तो जो डोमेस्टिक हमारे फिगर्स हैं पर नाम है मॉर्गन स्टैनली में मैं स्टेक होल्डर हूं। उन्होंने कहा है इंडिया डेकेड 2013 से 2023
प्रोजेक्शन भी प्रोजेक्शन 7 है उनकी, मोर देन 7%। तो ये हमारे जो युवा नेता हैं जिसके बारे शायद आप जिक्र कर रहे थे, वो एक और पढ़ा लिखा आदमी था, उसके साथ बैठ के करे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी 5% से ज्यादा नहीं ग्रोथ करती। अरे भाई, IMF, वर्ल्ड बैंक, बाकी लोग कह रहे हैं कि 7% से अब निकल आया कि 7.2% है। तो इसमें इनको खुश होकर कहना चाहिए कि भाई हमारा भारत है, हमने जो सोचा था उससे और आगे अच्छा निकल रहा है, तो उसमें जो सेलिब्रेशन हो रही है उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बेवकूफी के बयान देते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, देश के बाहर जाके थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देश के बाहर जाके बोलना बंद कर दो, पर हमारे मोदी जी भी देश से बाहर जाते हैं। मोदी जी देश के बाहर जाके क्या करते हैं, देश के में जो अच्छे काम हो रहे हैं, देश और जो करवाना चाह रहा है उसके बारे में ये जाके इनको सडनली माइनॉरिटीज याद आ जाती है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने IDCF का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के CMO डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया। शंकु में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। RS पुरा में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां के मीरा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। सिरमौर जिले में कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को केंद्र का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही OPS को लागू किया, इसके बाद केंद्र का हिमाचल के प्रति रवैया बदला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के फंडिंग पर शिकंजा कस रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज की लिमिट 14,500 से घटाकर 5,500 करोड़ कर दी गई है। वहीं फॉरेन फंडिंग पर भी कैप लगाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण को लेकर गंभीर है। प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि पेयजल की समस्या ना हो। उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश की फंडिंग पे जो है शिकंजा कसने का प्रयास हो रहा है और हमारे कर्ज की लिमिट जो बीजेपी टाइम में 14,500 करोड़ थी उसको घटा के जो है 5,500 करोड़ का कट लगा दिया है। और दूसरी हमारी फॉरेन फंडिंग है उस पर भी जो है वो कैप लगा रहे हैं। तो कई कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि नीयत साफ होनी चाहिए। हम अपने संसाधनों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को केंद्र का जो सहयोग मिलना चाहिए था
वो सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही ओपीएस को लागू किया, इसके बाद केंद्र का हिमाचल के प्रति रवैया बदल गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की फंडिंग पर शिकंजा कस रही है, क्योंकि जो कर्ज की लिमिट थी उसे अब एक तरह से काफी कम कर दिया गया है। फॉरेन फंडिंग पर भी कैप लगाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण को लेकर भी गंभीर है, प्रदेश भर में इस पर काम किया जा रहा है। और चलिए डिप्टी सीएम के इसी बयान पर और बात करेंगे। हमारे सहयोगी सतीश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए हैं। एक बार फिर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से जो सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, अब आपको ये बता दूं, सिरमौर जिला के दौरे पर थे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और जो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और हिमाचल में ओपीएस को बहाल कांग्रेस ने सत्ता में आते ही किया, उसके बाद केंद्र सरकार का जो रुख है हिमाचल को लेकर वो सकारात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में हिमाचल को जो कर्ज की जो लिमिट 14,500 के करीब थी उसे घटाकर 5,000 करोड़ कर दिया गया। साथ ही फॉरेन फंडिंग पर भी जो वो कैप लगाया जा रहा है। तो सकारात्मक सहयोग केंद्र की तरफ से नहीं मिल रहा है और जैसा कि आपने कहा लगातार इस तरीके के बयान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के सामने आ रहे हैं। उससे और दौरे के दौरान भी यही बात उन्होंने अपने जन संबोधन में भी कही और जो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके के सहयोग की अपेक्षा केंद्र से रहती है वो सहयोग जो वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सतीश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हिमाचल प्रदेश आर्थिक जो स्थिति है उसको लेकर जूझ रही है और हिमाचल सरकार को ये उम्मीद थी कि केंद्र की तरफ से उसे मदद मिलेगी, लेकिन ऐसे में जो कर्ज की लिमिट थी उसे भी केंद्र ने एक तरह से घटा दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हिमाचल सरकार की परेशानी वो और बढ़ गई है। बिल्कुल, सीधे तौर पर अग्निहोत्री भी यहाँ पर यही कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र पर निर्भर रहती है। केंद्र का सहयोग बेहद जरूरी हिमाचल प्रदेश के लिए रहता है। तो ऐसे में अगर केंद्र सहयोग नहीं करेगा तो हिमाचल प्रदेश को भी कहीं ना कहीं आर्थिक बदहाली के दौर से गुजरना पड़ सकता है। तो केंद्र का सकारात्मक सहयोग चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है। वही मैं आपको यही बता दूं, एक वाटर सेस को लेकर उन्होंने बड़ी बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा कि वाटर सेस लगाना हिमाचल सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और जो वाटर सेस लगाया गया है वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भाजपा को रास होता नजर नहीं आ रहा। ये अग्निहोत्री यहाँ पर कहते नजर आए और एक बड़ा आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाया और ये कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा जो कंपनियां जिन पर ये वाटर सेस लगाया गया है उनको जो वो कहा जा रहा है कि आप न्यायालय की शरण लीजिए ताकि वाटर सेस का आप जो वो विरोध वहां पर करे। और एक बात उन्होंने यहाँ पर कही कि हिमाचल बीजेपी के एक बड़े नेता जो इसमें शामिल है और जल्द उसको हिमाचल के भीतर जो एक्सपोज किया जाएगा। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया और कहा कि जल्द ये नेता जो जनता के सामने लाए जाएंगे। बिल्कुल सतीश, एक तरह से सुक्खू सरकार की अगर बात करें तो जो फंड की बात है तो परेशानी तो एक तरह से जरूर है, क्योंकि राज्य का जो माली खजाना है वो पूरी तरह से एक तरह से खाली है और ऐसे में बहुत से काम सुक्खू सरकार को करने। आज भी आप देखिए कि आज कैबिनेट बैठक हो रही है, सुक्खू कैबिनेट, और इस तरह से लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मसला है खासतौर से फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला, इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार को यह उम्मीद थी कि केंद्र की तरफ से इनकी सहायता होगी, लेकिन केंद्र की तरफ से जो सहायता होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब सुक्खू सरकार की परेशानियां एक तरह से बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद अब इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। बिल्कुल, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है और मुकेश अग्निहोत्री ने भी यही बात यहाँ पर कही कि अगर केंद्र का सकारात्मक सहयोग नहीं मिलेगा परेशानी आने वाले समय में बढ़ेगी। और उन्होंने कहा कि वाटर सेस जो लगाने का निर्णय इसी दिशा में लिया गया था। लगातार सरकार की कोशिश की किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में संसाधन जो जुटाए जाए, बड़े कर्ज के बोझ तले हिमाचल प्रदेश अभी जो वो चल रहा है, तो संसाधन जुटाने की एक कोशिश जो हिमाचल सरकार खुद कर रही है उसमें भी केंद्र जो वो रोड़ा बने हुए, ये सीधे सीधे आरोप यहाँ पर अग्निहोत्री जो लगा रहे हैं। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हिमाचल सरकार की आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो परेशानियां लगातार जो वो बढ़ती जा रही। बिल्कुल सतीश, और सबसे अहम बात यह कि सरकार की तो अगर इनिंग की बात की जाए तो इनिंग्स तो अभी शुरू हुई है, अभी ये शुरुआत है, शुरुआती 6 महीने हुए हैं, अभी पूरी सरकार के 4.5 साल और बचे हुए हैं। तो ऐसे में तो आने वाले दिनों में जिस आर्थिक परेशानी की हम बात कर रहे हैं ये और भी बड़ा संकट हो सकता है सरकार के सामने।
बिल्कुल सीधे तौर पर अभी सिर्फ 6 माह का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के भीतर सुखू सरकार का हुआ है और शुरुआती दौर में ही अगर इस तरीके की परेशानियां हिमाचल प्रदेश को झेलनी पड़ रही है तो अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि आने वाले समय में ये परेशानियां और ज्यादा जो है वो बढ़ सकती है। वही कहीं ना कहीं एक राजनीति की तरफ भी इशारा जो है किया है यहाँ उप मुख्यमंत्री ने, और कहना है कि जिस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जो चुनाव होने उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। तो कहा कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के भीतर एक दबाव बनाने की कोशिश की सरकार यहाँ का जो एक अच्छी इमेज ताकि लोगों के बीच हिमाचल प्रदेश के भीतर नहीं जाए, तो ये कोशिश भी हिमाचल प्रदेश के भीतर हो रही है। कहीं ना कहीं इस और भी मुकेश अग्निहोत्री ने जो इशारा किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नाका चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। निहालपुरा पट्टन में 170 ग्राम चरस बरामद की गई है। 5 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और यह मामला दर्ज किया गया है। तो जम्मू से बड़ी खबर है, जहां पर 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नाका चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। निहालपुरा पट्टन में 170 ग्राम चरस बरामद हुई है। 5 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ भी बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल इस मामले में जब्त की गई है और मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल कर रही है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल रूटीन नाका चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। निहालपुरा पट्टन में 170 ग्राम चरस बरामद हुई है। 5 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ बरामद की गई है और मोटरसाइकिल जब्त हुई है और पूरा मामला ये अब दर्ज किया गया है, जिसको लेकर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, लगातार नशे के खिलाफ जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस मुहिम चला रही है और रोजाना हम देख रहे हैं कि इस मुहिम को एक मजबूती मिलती जा रही है और लगातार जो नशा तस्कर हैं, जो स्मगलर हैं, वो पुलिस के हाथ चढ़ते जा रहे हैं। देखिए हुरेरा, जिस तरह बारामूला पुलिस जो है ऑपरेशन ड्रग फ्री करके बारामूला को वो कोशिश कर रहे हैं कि बारामूला को ड्रग से पाक साफ किया जाए, और उस सिलसिले में पुलिस जो है फरिस्त काम कर रही है और इंतजामिया के साथ मिलकर, और इसी कड़ी के तहत जो उनकी कार्रवाइयां हर रोज होती है, नाका चेकिंग लगाई जाती है ताकि ड्रग पेडलर्स को अपनी गिरफ्त में लिया जाए, पकड़ा जाए। और उसी कड़ी के तहत आज जो ये कार्रवाई हुई है और 4 ड्रग पेडलर्स जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये पट्टन में निहालपुरा पे नाका लगा है जहाँ पे ये गिरफ्तारी हुई है, और इसी के साथ जो बारामूला का शीरी इलाका है वहाँ पे भी ये कार्रवाई हुई है। ये 4 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। उनके कब्जे से जो मवाद बरामद हुआ है और चरस और दूसरे जो बंग पाउडर और दूसरे जो पॉपी यानी खसखस का जो पाउडर है वो बरामद किया गया है, और उसके साथ उनके व्हीकल भी है वो भी यानी वहाँ पे सीज की गई है। और इस सिलसिले में जो कार्रवाइयाँ हैं, पुलिस का रोल जो है और आवाम जो है वो पुलिस का साथ देकर ये भी कह रहे हैं कि इस जो ये लत है नौजवानों के अंदर लगी हुई है उस पर निपटा जाए और उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि बारामूला पुलिस की अगर हम बात करें, क्योंकि एसएसपी बारामूला जो नागपुरी है वो उसमें खुद निगरानी कर रहे हैं और वो कड़ी जो हिदायत दे रखी हैं उन्होंने अपने जो एसएचओज है, डीएसपीज है, अपने जितने भी जिले के अंदर जो पुलिस अफसरान हैं, तो इस लानत जो ये मंशियात की फैली हुई है उससे साफ साफ करना है। और ये पुलिस की यानी पहली तरजीहात में शामिल है, क्योंकि जराइम और मिलिटेंसी और ये जो है 2 चीजें जो है ये यानी नस्ल जो है बर्बाद करनी यानी कर रही है, और उन चीजों को साफ करना है। और पुलिस की सफाई भी की जा रही है, और पुलिस ने इस सिलसिले में ये भी कहा है कि अगर कहीं से भी इस बारे में यानी इतला मिलेगी कि कहीं पे स्मगलिंग ड्रग स्मगलिंग हो रही है तो वो पुलिस को मुतल्ला करे, और जो भी इतला देगा पुलिस को उसका उसे राज में रखा जाएगा और यानी उसके फौरन बाद वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी हुरेरा। बिल्कुल मुनीर, जिस तरह से इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई और एक कामयाब कार्रवाई पुलिस की तरफ से कही जाएगी, क्योंकि 5 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ भी बरामद किया गया है। हम देख रहे हैं कि फुक्की की बात करें या पॉपी की बात करें, इस पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बैन है, इस पर पाबंदी है, लेकिन इसके बाद भी जो नशा तस्कर हैं, जो स्मगलर हैं, इसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। देखिए हुरेरा, जिस तरह अगर हम कहेंगे जो मंशियात जो यानी
चाहे नशे की जो अद्वियात है उन पे जिन पे बैन है, मगर जो स्मगलर्स होते हैं वो किसी न किसी तरीके से इन चीजों को जारी रखे हुए हैं और उन लोगों तक पहुंचाते हैं और जो जिनके साथ इनका राब्ता होता है। मगर उसमें ये हम देखते हैं कि हर जगह ये चीज जब तक ना उस पे पुलिस जो कार्रवाई करती है और ये सारी चीजें जो है वो जारी रहती हैं, क्योंकि स्मगलर्स कभी बैठते नहीं है, क्योंकि वो उसी ताक में रहते हैं कि कैसे हम अपने जो भी इनके लोग रहते हैं अपने दायरे के अंदर उन तक कैसे ये पहुंचाया जाए, क्योंकि उनकी बिजनेस होती है। अब पुलिस जो है वो कमर कसी हुई है और वो कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से, क्योंकि कल हम जैसे एलजी ने भी बाकायदा तौर पर मीटिंग बुलाई कि किस तरह जो मंशियात है ड्रग्स जो है वो किस तरह हम कश्मीर से उसको खत्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी हिदायत जारी की है कि इस तरह यानी इसको हमें किसी भी सूरत में यहाँ से उसका खात्मा करना है। मगर जो स्मगलर्स हैं जहाँ से ये इनकी बुनियाद जो है पहले उन पे यानी उन तक जाने की जरूरत है, चाहे पुलिस हो इंतजामिया हो, उनको देखने की जरूरत है कि कहाँ से इसकी बुनियाद है, उसका ढांचा जो है वो कहाँ पे है बना हुआ है, ताकि अगर वहां से लोगों को गिरफ्तार किया जाए उनको उन तक पहुंचा जाए तब ही जाके मुआशरे में इसको साफ किया जा सके, क्योंकि इससे आसानी होगी। जब उसकी बुनियाद ही कट जाएगी, बुनियाद ही खत्म हो जाएगी, तो यानी जाहिर तौर पे जो भी इसमें जो मंशियात फरोश है या बाकी लोग जो इसमें मुलव्वस है उनका खात्मा यानी जाहिर तौर पे हो जाएगा। मगर जरूरत है, क्योंकि सरकार भी अब यानी उसमें संजीदा दिखाई दे रही है कि किस तरह से इस नस्ल को, आने वाली नस्ल को बचाना है, लोगों को बचाना है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी हुरेरा। हाँ बिल्कुल मुनीर, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसकी बुनियाद जहां पर है उसे एक तरह से चोट करने की जरूरत है ताकि जड़ से इस बिदत को एक तरह से खत्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन उर्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो तस्वीर के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। नाका चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है और बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस की है। निहालपुरा पट्टन में 170 ग्राम चरस बरामद हुई और 5 किलोग्राम पॉपी बरामद की गई है। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर नाहन से आ रही है, जहां पर अवैध शराब ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। शातिराना तरीके से ट्रक में बनाया गया था अलग कैबिन। नाहन कुमारहट्टी सड़क पर यह हादसा हुआ है। नाहन पुलिस ने शराब को कब्जे में लिया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। तो नाहन से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर अवैध शराब ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया और कितनी बड़ी तादाद में इस ट्रक में शराब थी वो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत शातिर तरीके से इस ट्रक में एक अलग कैबिन बनाया गया था जिसमें शराब की पेटियां रखी हुई थी और बड़ी तादाद में यह शराब थी। नाहन कुमारहट्टी सड़क पर इस ट्रक का हादसा हो जाता है और हादसे के बाद पुलिस को पता लगता है कि इस ट्रक में बड़ी तादाद में शराब की खेप थी और पुलिस शराब को कब्जे में ले लेती है। ट्रक चालक हालांकि मौके से फरार हो गया, लेकिन जो शराब की खेप थी वो पुलिस के हाथ लगी है और आगे की कार्रवाई इस पर की जा रही है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।